हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। रुधिर से फेफड़ों तक CO2 का संवहन मुख्यतया किस रूप में होता है? विकल्प ए प्लाज्मा में घुली अवस्था में, विकल्प बी कार्बोनिक अम्ल के रूप में, विकल्प सी केवल हीमोग्लोबिन से जुड़कर, या विकल्प डी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन व कार्बोनिक अम्ल के रूप में। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है CO2 का परिवहन। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार CO2 का परिवहन रुधिर से फेफड़ों तक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। लगभग 20 से 25%, लगभग 20 से 25% CO2 RBC के द्वारा परिवहन की जाती है। यह RBC में हीमोग्लोबिन से जुड़कर RBC में हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। यह RBC में हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है और इस रूप में लगभग 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है, जबकि लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, लगभग 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा घुलित अवस्था में होता है। लगभग 7% का परिवहन प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में होता है, जबकि यदि शेष कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वह 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होती है या परिवहित होती है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यह जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है यह सबसे पहले RBC में विस्तृत होती है तथा इसे कार्बोनिक अम्ल में बदल दिया जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की क्रिया के द्वारा। CO2 जो होती है यह जल से क्रिया करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में H2CO3 का निर्माण करती है, जिसे कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। यह यहाँ पर हम लिखेंगे H2CO3। तो जो अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन कार्बोनिक अम्ल के रूप में होता है, इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्लाज्मा द्वारा घुलित अवस्था में केवल 7% और हीमोग्लोबिन से जुड़कर 20 से 25% परिवहन होता है, अतः ए, बी तथा डी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।